पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत का इतिहास। कल वो कंप्लीट हो चुका है। आज बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं दिलीप व्यास आज आगे चलते हैं अगले टॉपिक तरफ। अगला जो टॉपिक याद रखना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इससे रिलेटिव निबंधात्मक प्रश्न 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आना लगभग सुनिश्चित है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक वैसे बहुत इजी है, जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि रटने से आप इसको भूल जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 कंपटीशन एग्जाम आगे बहुत जगह आपको इस टॉपिक से रूबरू होना पड़ेगा। तो आज हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं बच्चों। देखिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग होते हैं, शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग अंग होते हैं। अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य होता है। कोई भी अंग किसी भी अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे आंख का काम देखना है तो आंख देखने का कार्य आंख ही करेगी, दूसरा अंग नहीं कर सकता। सुनने का कार्य जैसे कान करते हैं तो दूसरा अंग ये कार्य नहीं कर सकता। लिखने का काम करने का जो हुनर है वो हाथ में होता है, हैंड्स में, तो वो कार्य दूसरा नहीं कर सकता। चलने का कार्य जैसे पैर करते हैं वो कार्य दूसरा अंग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से बच्चों, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसके भी अंग होते हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे भी किसी देश की शासन व्यवस्था को, सरकार को चलाने के लिए भी उसके अंग होते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि शासन किससे कहते हैं, सरकार किससे कहते हैं। तो शासन से या सरकार से तात्पर्य यह होता है कि वह संस्था जो अमूर्त है, उस अमूर्त संस्था के लिए नीतियों का निर्धारण करना सरकार या शासन व्यवस्था कहलाती है। अब अगला टॉपिक अपना यह है कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं या शासन के अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों, सरकार या शासन के अंग पाठ्य पुस्तकों में 3 बताए गए हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक जो चौथा अंग मैंने व्हाइट बोर्ड पर देखिए लिखा है मीडिया। मीडिया को भी अभी वर्तमान समय में चौथा अंग माना जा रहा है। इसको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, प्रशासन का, शासन का, सरकार का। इसे सरकार की या प्रशासन की आंख भी कहते हैं, क्योंकि जनता के समक्ष जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती है। हम उसको देखते हैं, सुनते हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करने का कार्य करती है। अर्थात देश की जो सरकार जो कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, बुरे कार्य कर रही है, जो भी है देश में, जो देश दुनिया में जो भी वर्तमान जो घटनाएं चल रही है उसके बारे में हमें मीडिया बताया। तो आइए हम आज शासन के अंगों के बारे में सीधे सीधे सरल से सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके टॉपिक बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। बड़े ध्यान से, बड़ी गौर से देखना। ये जो टॉपिक है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने वाले हैं। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, इनसे रिलेटेड एक निबंधात्मक प्रश्न जरूर आएगा। अब पहला जो टॉपिक है शासन के अंग। देखो, शासन के जो अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति शासन के तीनों अंगों का क्या होता है? प्रधान होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति जो है वो शासन का प्रधान होता है और राष्ट्रपति पर तीनों शासन के अंगों की शक्तियां होती है। वो मैं आगे बताऊंगा, जब राष्ट्रपति करेंगे तब आपको बताऊंगा ये तीनों पर किस प्रकार से नियंत्रण करता है। तो शासन का जो पहला अंग है जिसको कहते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जिसे अपन सरल शब्दों में कह सकते हैं संसद, पार्लियामेंट हाउस। क्या कह सकते हैं इसको? संसद कह सकते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद, पार्लियामेंट हाउस। तो पहला अंग है व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं संसद। पार्लियामेंट हाउस में, संसद में कानून बनाने का कार्य होता है। सरल शब्दों में बताता हूं इनको एक लाइन में इनके कार्य क्या है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका कार्य क्या होता है? जो व्यवस्थापिका में कानून बने हैं उन कानून एवं नियमों को पूरे देश में लागू करना। न्यायपालिका कार्य क्या होता है कि जो कानून व्यवस्थापिका पार्लियामेंट हाउस में, संसद बने हैं, जिसे कार्यपालिका पूरे देश में लागू किया है, उन नियम और कानून और संविधान की रक्षा करना, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
शासन के अंग का जो पहला पार्ट है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं अपन? संसद कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। व्यवस्था भारत में अपन जो केंद्र की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। कौन सी? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब केंद्र की व्यवस्थापिका में पार्लियामेंट हाउस के 2 सदन होते हैं। कौन? कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। पहले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। दूसरे सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ओके, लोकसभा पहला सदन है, दूसरा सदन है राज्यसभा। अब लोकसभा जो है, लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आपने देखा होगा 5 वर्ष पश्चात जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, चुनाव होने के पश्चात सरकारें परिवर्तित होती है, चेंज होती है, पिछली सरकार वापस आ जाती है, ये सरकार गिर जाती है। आपको पता है पहले नरेंद्र मोदी की सरकार थी, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल लोकसभा में आकर अपनी सरकार बनाता है। सरकार बनाता है जब ये सरकार बनाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा में जिस दल की सरकार है वो भी लोकसभा सदन के सदस्य होते हैं, और जिनकी सरकार नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी होती है वो विपक्ष में बैठती है, वो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करती है। तो लोकसभा जिस दल को बहुमत मिला है उनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसलिए लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने के लिए उनमें से ही एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। ओके, जैसे राष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, मंत्रिमंडल लेता है, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये शपथ लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाले होते हैं, ये कभी भी शपथ नहीं लेते। ओके, अब लोकसभा के बारे में देखते हैं। लोकसभा की कार्रवाई संचालन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जो संचालन होता है, लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, उससे पूरे देश में लगभग मीडिया के माध्यम से लोग सुनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, अपनी जो सरकार है वो देश के लिए क्या कर रही है, क्या नया करे, कौन सा नया नियम बन रहे हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया, तो पूरे देश ने लोकसभा की कार्रवाई को सुना था। आपको पता है ना, जीएसटी भी लागू हुआ था, तो लोकसभा उस पर चर्चा हुई थी। तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। दूसरा, इसको युवाओं का सदन क्यों कहते, इसको युवाओं का सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और 25 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? युवा होता है। 25 वर्ष जिसकी आयु होती है वो क्या होता है? युवा होता है। इसलिए युवाओं का सदन भी कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 वर्ष के पश्चात सरकारें परिवर्तित हो जाती है, 5 वर्ष पश्चात लोकसभा का पुनः चुनाव होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अस्थायी सदन कहते हैं। दूसरी बात, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये ध्यान रखना। यदि प्रश्न पूछे लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। यहां ये ध्यान रखना कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष तक का। ओके, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष। अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है लोकसभा में? अधिकतम सदस्य संख्या 552, जिसमें से 530 सदस्य तो राज्य से चुनकर जाते हैं। कहां से? राज्य से। कितने सदस्य? 530। 20 जो मेंबर है लोकसभा के वो संघीय क्षेत्रों से, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुनकर जाते हैं। 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों को? 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इनको मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं होते। मनोनीत में और निर्वाचन में अंतर होता है। मनोनीत का मतलब होता है केवल चुनना बिना मतदान के, निर्वाचन का मतलब होता है उनका चुनाव होना। ये जो 2 आंग्ल भारतीय मेंबर्स हैं, इनको मनोनीत करता है कौन?
राष्ट्रपति करता है, ताकि इन दो आंग्ल भारतीय मेंबर जो भारत में आंग्ल भारतीय रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सके। इसलिए दो आंग्ल भारतीय मेंबर को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ, क्योंकि संसद के दो सदन है, केंद्र की जो संसद है उसके दो सदन है, द्विसदनात्मक है, पहला लोकसभा, दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा दूसरा सदन है। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? सभापति। कौन करता है? सभापति। और एक और कौन करता है? उपसभापति। सभापति और उपसभापति, यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं उपसभापति। सभापति और उपसभापति करता है। जैसे लोकसभा की कार्रवाई संचालन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है, उसी पर राज्यसभा की कार्रवाई संचालन कौन करता है? सभापति और उपसभापति करता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यहां पर मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि हमारे देश में राष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है, तो उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करे? प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति देश के लिए है, राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति क्या करे? उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई। तो संविधान ने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन का जिम्मा सौंप दिया। जो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? सभापति। जिसमें सभापति कार्रवाई का संचालन करेगा वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। जिसमें वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा उसमें वो उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में कि जिसमें राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन उपराष्ट्रपति करता है तो उसे सदन में उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा, उसे राज्यसभा में सभापति महोदय कहकर ही संबोधित किया जाएगा। आगे बात समझ। पुनः देखते हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? सभापति करता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा उसमें सदन में इसे उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा, उसमें क्या होगा? सभापति ही होगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या अवकाश पर है या अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त है, तो उस समय ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। उसमें सभापति के पद पर काम कौन करेगा? उपसभापति करेगा। पुनः देख लीजिए एक बार और, ये बता रहा हूं कि राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? सभापति करेगा, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के समय सभापति को उपराष्ट्रपति महोदय कहकर संबोधित नहीं किया जाता, उसे सभापति महोदय कहकर संबोधित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है या किसी कारण उसका पद रिक्त हो गया है, तो ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। उस समय सभापति का पद रिक्त हो जाएगा, उसमें सभापति के पद पर कार्य कौन करेगा? उपसभापति करेगा। ओके। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। राष्ट्रपति का वेतन जो भी है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब राज्यसभा को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है शॉर्टली में समझा देता हूं। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। तो दूसरा सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा को क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। दूसरा, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें राज्यसभा जो मेंबर आते हैं वो लगभग उनकी एज ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। इसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं और बुद्धिजीवियों का सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बुद्धिजीवियों का सदन? क्यों कहते हैं? ये जो राज्यसभा के मेंबर है वो राज्यसभा के जो मेंबर है ये सारे मेंबर राज्य की विधानमंडलों से चुन करके आते हैं। राज्य की विधानमंडलों से चुनकर आते हैं तो अपने जीवन में निर्वाचन पे चुनाव का बहुत अधिक नॉलेज होता है, अपने राज्य के बारे में, केंद्र के बारे में बहुत अच्छा उनको ज्ञान होता है, इसलिए बुद्धिजीवी होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं। अब राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भी किसी भी कंडीशन में विघटित नहीं होती। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है? मैं लिखा व्हाइट बोर्ड पर देखिए
क्योंकि इसके 1/3 सदस्य मतलब कितने प्रतिशत, 33% जो मेंबर हैं वो 2 वर्ष के पश्चात चेंज होते रहते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 मतलब 33% मेंबर चेंज होंगे और नए सदस्य आते रहते हैं। पुराने सदस्य हटते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। ये कभी भी विघटित किसी भी सूरत में नहीं होती। अब बात करते हैं न्यूनतम आयु की कि राज्यसभा के सदस्यों को न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। कितनी वर्ष, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है, 30 वर्ष की होती है। ये मेजर डिफरेंस है, आप इसको याद ध्यान रखना। थोड़ा आगे बढ़ गया था कि ये इसे स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती, राष्ट्रपति इसको विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसके 1 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात चेंज होते रहते हैं। अगला, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है, 30 वर्ष की होती है। यदि प्रश्न आपको ये पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित होती ही नहीं है। समझ आ रही बात, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, दोबारा समझा देता हूं मैं आपको कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का स्वयं का कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी बताई मैंने आपको, 25 सीटें बताई। और राज्यसभा की सीटें राजस्थान से कितनी है, 10 सीटें होती है। राज्यसभा में कुल मेंबर कितने होते हैं, 245 होते हैं, जिसमें राज्य के विधानमंडलों से 233, राज्यों की विधानमंडलों से कितने मेंबर आते हैं, 233। और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। ये कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, फिल्म वगैरह, इनसे इनके बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो इनसे रिलेटिव होते हैं, इनसे संबंधित होते हैं, उनको 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये विधानमंडल से चुन करके आते हैं। अब आगे चलते कार्यपालिका। शासन के अंग का दूसरा महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका ने जो नियम और कानून बनाए, उन नियम कानून को लागू करने, पूरे देश में एक साथ क्रियान्वित करवाने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। अब कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तीनों अंगों का प्रधान है और कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शासन की सारी शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तव में प्रधानमंत्री शक्ति को यूज कौन कर रहा है, मंत्रिमंडल करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के परामर्श से ही कार्य करना पड़ता है। ओके, प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री है, 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री वो मंत्री होते हैं जो केंद्र सूची के जो विषय होते हैं, केंद्र की जो सूची है, तो उनके विषय पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। और राज्य मंत्री राज्य स्तर के विषय के बारे में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों को सहयोग देने का कार्य करते हैं। ये तो होगी कार्यपालिका। अब आगे चलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि व्यवस्थापिका ने जो नियम और कानून बनाए हैं उसको कार्यपालिका पूरे देश में लागू किए हैं। तो जो नियम और कानून संविधान द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए, जो संविधान जिनका उल्लेख है, उनकी रक्षा करना न्यायपालिका कार्य होता है। तो न्यायपालिका कार्य क्या होता है, नियम और कानूनों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने बड़े पद का हो, वह संविधान के नियमों का पालन करे, कानून का पालन करे। ये संविधान का संरक्षक कहलाता है। तीसरा पार्ट कौन से, न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रधान भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्यों होता है, न्यायपालिका के जो उच्चतम न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ इत्यादि दिलाने के कार्य राष्ट्रपति ही करता है, उनके त्याग पत्र स्वीकार करता है। तो न्यायपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है
वो कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होता है। कितने? 30 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बाकी के जो 30 मेंबर है, बाकी के 30 न्यायाधीश है, उन्हें कौन सी पद्धति द्वारा चुना जाता है? कॉलेजियम पद्धति। कौन सी पद्धति? इन्हें कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। कॉलेजियम पद्धति में कौन होते हैं? दो मुख्य न्यायाधीश, दो मुख्य न्यायाधीश। कौन से? सेवानिवृत्त। दो मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त और दो होते हैं कानून के जानकार, विधिवेत्ता जिसको कहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति मिलकर के 30 अन्य न्यायाधीशों के नामों की सूची किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भी राष्ट्रपति 30 अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति करता है। और अपना जो उच्चतम न्यायालय वो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अनुच्छेद 130 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय कहां पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। तो ये शासन के 3 अंग हो गए। चौथा जो पार्ट है जिसको कहते हैं मीडिया। मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मीडिया को भी शासन का चौथा अंग मान लेना चाहिए। तो मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। और ये मीडिया 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी वगैरह, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा जो है वो कौन सा है? प्रिंट मीडिया। कौन सा है? प्रिंट मीडिया। ये मैंने थोड़ा यहां पर गलत लिख दिया। कौन सा होता है दूसरा? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जैसे बड़े समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, न्यूज मैगजीन्स वगैरह, ये प्रिंट मीडिया कहलाती है। तीसरा कौन सा है? इंटरनेट मीडिया। जैसे आप फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, व्हाट्सएप है या अपने ट्विटर है, जो भी है वो जो ये इंटरनेट मीडिया कहलाती है। तो ये मैंने आपको शासन के प्रमुख राज्य के या शासन के प्रमुख अंगों के बारे में बताया। मैं एक बार पुनः रिवीजन कर देता हूं। शासन के सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा मीडिया को माना जा रहा है। पहला है व्यवस्थापिका। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि व्यवस्थापिका 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब केंद्र की व्यवस्थापिका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। व्यवस्थापिका किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट हाउस व्यवस्थापिका का निर्माण होगा। केंद्र की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के कार्य संचालन अध्यक्ष उपाध्यक्ष करते हैं। इसे प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन, अस्थायी सदन। इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राजस्थान की सीटें 25 है। कुल 552 सीटें होती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दूसरा पार्ट जिसको राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा कार्य के संचालन सभापति करता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति भी करता है। सभापति के पश्चात सभापति के स्थान पर सभापति यदि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है तो उपसभापति सभापति पद पर कार्य करेगा। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, बुजुर्गों के सदन कहते हैं, बुद्धिजीवियों के सदन कहते हैं। ये स्थायी सदन है क्योंकि एक ही सदस्य 2 वर्ष पश्चात चेंज हो जाते हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। राज्यसभा सदस्यों की राजस्थान सीटें इसकी कितनी है? 10। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा 245, जिसमें विधानमंडल से 233 व्यक्ति चुनकर आते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो कि नाममात्र कार्यपालिका, वार्षिक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल होता है। तीसरा जो पार्ट है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति होता है, जो कि अपने सर्वोच्च न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति करता है और 30 अन्य न्यायाधीश नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और अपना सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है, अनुच्छेद 130 के अनुसार। चौथा जो पार्ट है वो मीडिया, जिसको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। और मीडिया 3 प्रकार की है: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट मीडिया। ये है शासन के महत्वपूर्ण अंग और शासन के स्तर। शासन के अंग हो गए। ये शासन का स्तर ये हमने किया केंद्र स्तर। ये जो शासन के जो अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये शासन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाते हैं। कौन? शासन के 3 स्तर कौन से? केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा स्थानीय स्तर पर।
समझ में आ गई बात। ये 3 स्तर होते हैं। आज अपन ने अभी जो मैंने आपको समझाया केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, तीनों होंगे। तो राज्य स्तर पर भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। ओके, ये मैंने आज आपको समझाया है। आप इसको देख लें, समझ लें। ये जो टॉपिक, आज वाला जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता देता हूं, इनमें से आपके 2 जो क्वेश्चन है, न्यायपालिका कंप्लीट, और व्यवस्थापिका में से आपको व्यवस्थापिका में लोकसभा और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, ये 4 क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आने की पूरी संभावना, ऐसा मुझे लगता है। और इसको समझे बिना आप इन चीजों को समझ नहीं सकते, इसलिए ये आधारशिला है। ये जिसे चीज समझ में आ गई, ये टॉपिक, ये चीज जिसको समझ में आ गई, टॉपिक समझ में आ गया, वो आगे लोकसभाओं, राज्यसभा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, चाहे केंद्र स्तर पर है चाहे राज्य स्तर पर है, उसको आसानी से समझ सकता है। केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका 2 प्रकार के, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र की व्यवस्थापिका है, ठीक है। राज्य व्यवस्थापिका भी द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। पर दोनों सदन, उसको क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। राजस्थान के एक ही सदन है, वो है विधानसभा। ओके बच्चों, तो आज आपको ये टॉपिक मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया। आप इसको एक बार इसको देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाइट बोर्ड पर मैंने जो लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको 2-3 बार रीड करना, उसको पढ़ना। ओके, जब आपको ये चीज समझ में आ जाए, तब अपन कल आगे अगला टॉपिक करेंगे लोकसभा की संरचना और लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा के प्रमुख जो सदस्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी शक्तियों के बारे में करेंगे। ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज आप ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है, वो मुझे यस करके जरूर कमेंट्स करें। इसको देख लेना, समझ लेना। कल अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, लोकसभा की तरफ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।